हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उन सभी कारकों को जिन्होंने दक्षिण एशिया में राजनीतिक व्यवस्था और दलीय व्यवस्था के निर्माण में सहायता की है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्रश्न का परिचय देख लेते हैं। दोस्तों, दक्षिण एशिया में जो राजनीतिक प्रणालियाँ और दलीय व्यवस्थाओं का गठन हुआ, यह एक बहुत ही ज़्यादा जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी और यह बहुत से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, ये सभी काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन रहे थे, जिसके कारण ये सभी स्वतंत्रता के बाद एक समान अनुभव साझा करते हैं और इन्हीं अनुभवों ने यहाँ पर राजनीतिक संरचनाओं और पार्टी राजनीति की प्रकृति को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, हम देख लेते हैं वे सभी कारक जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था और दलीय व्यवस्था के निर्माण में सहायता की। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है औपनिवेशिक विरासत, यानी कि कॉलोनियल लेगेसी। दोस्तों, जिस समय दक्षिण एशिया के देश ब्रिटिश शासन के अधीन थे, तो ब्रिटिश शासन ने कुछ संस्थाएं और विचार स्थापित किए थे जिन्हें कि हम औपनिवेशिक विरासत कहते हैं। और ये जो औपनिवेशिक विरासत है, इसने स्वतंत्रता के बाद भी राजनीति को काफ़ी गहराई से प्रभावित किया है। इसमें पॉइंट है संसदीय लोकतंत्र की स्थापना। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से जब स्वतंत्रता मिलती है दक्षिण एशिया देशों को, तो उनमें अधिकांश देशों में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को ही अपनाया गया था, जिसमें कि द्विसदनीय विधायिका, कैबिनेट प्रणाली और संवैधानिक प्रमुख की भूमिका शामिल थी। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान को, जहाँ पर स्वतंत्रता के बाद इसी मॉडल का पालन किया गया है। प्रशासनिक और कानूनी ढांचे। दोस्तों, अंग्रेजों ने एक मजबूत नौकरशाही और कानूनी व्यवस्था स्थापित की, जिसका उपयोग स्वतंत्रता के बाद भी किया गया। इसने शासन के केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। दलीय राजनीति का उद्भव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों का उदय ब्रिटिश शासन के दौरान ही हुआ। ये दल स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य वाहक बने और बाद में सत्ता में भी आए, जिससे एक विशेष प्रकार की दलीय व्यवस्था का जन्म हुआ। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता के लिए चलाए गए संघर्षों ने राजनीतिक दलों की प्रकृति और उनकी विचारधाराओं को आकार दिया। इसमें पॉइंट है एकाधिकारवादी दलीय व्यवस्था। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसके बाद स्वतंत्रता मिलने के बाद इसने लंबे समय तक देश पर शासन भी किया, जिसके कारण एक प्रमुख दलीय व्यवस्था यानी कि डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, एकाधिकारवादी दलीय व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक स्थापित रही। विचारधारात्मक विभाजन। धार्मिक और भाषाई पहचानों पर आधारित आंदोलनों ने भी पार्टी प्रणाली को प्रभावित किया। लीग की स्थापना और पाकिस्तान की मांग ने भारत के विभाजन को जन्म दिया, जिससे धार्मिक आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ। अगला पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। तो दोस्तों, जो दक्षिण एशिया में सामाजिक विविधता पाई जाती है, उसने भी राजनीतिक प्रणालियों और पार्टी प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया है। इसमें पहला पॉइंट है जाति और धर्म। भारत में जाति और धर्म राजनीति के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। जो राजनीतिक दल हैं, वो अक्सर जाति आधारित वोट बैंक प्राप्त करने के लिए और उन्हें आकर्षित करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, तो इसमें भी इस्लामी पहचान और श्रीलंका में सिंहली और तमिल पहचान, इन सभी ने पार्टी राजनीति को आकार दिया है। अगला पॉइंट है क्षेत्रवाद और भाषा। दोस्तों, भाषाई और क्षेत्रीय पहचानों पर आधारित भी कई दलों का गठन हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो इसमें इसका उदाहरण है डीएमके जैसे क्षेत्रीय दल, जो कि भाषा और संस्कृति के आधार पर बने, और इन दलों ने केंद्रीकृत शासन के खिलाफ क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की है। अगला पॉइंट है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। आर्थिक संरचना और विकास के पैटर्न ने भी राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। इसमें पॉइंट है गरीबी और असमानता। दक्षिण एशिया में व्यापक गरीबी और आय की असमानता ने राजनीतिक दलों के लिए लोक लुभावनवाद और कल्याणकारी नीतियों को अपनाने का एक मंच प्रदान किया है। पूंजीवाद और समाजवाद। स्वतंत्रता के बाद कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, जिसमें राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसने सरकारी नीतियों और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के मुद्दों पर राजनीतिक बहस को बढ़ावा दिया। अगला पॉइंट है संस्थागत कारक, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। संविधान और चुनावी प्रणाली जैसे संस्थागत कारक भी महत्वपूर्ण रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट है संसदीय बनाम राष्ट्रपति प्रणाली। अगर हम बात करें भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की, इन देशों ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, लेकिन श्रीलंका ने बाद में एक अर्धराष्ट्रपति प्रणाली अपनाई। इन प्रणालियों ने कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच संबंधों को निर्धारित किया है।
चुनावी प्रणाली, बहुमत प्रणाली यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ने बड़ी पार्टियों के पक्ष में काम किया, जबकि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इन्होंने छोटे और अल्पसंख्यक दलों को प्रतिनिधित्व का अवसर दिया। दोस्तों, हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। दक्षिण एशिया में राजनीतिक प्रणालियों और दलीय व्यवस्थाओं का निर्माण औपनिवेशिक विरासत, स्वतंत्रता संघर्षों, गहरी सामाजिक सांस्कृतिक पहचानों, आर्थिक चुनौतियों और संस्थागत विकल्पों के जटिल मिश्रण का परिणाम है। इन सभी कारकों ने मिलकर इस क्षेत्र में बहुदलीय प्रणालियों, प्रमुख दलीय व्यवस्थाओं और राजनीतिक अस्थिरता के मिश्रण को भी जन्म दिया है। यह क्षेत्र एक ओर तो लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जातीय, धर्म और क्षेत्रीय संघर्षों का सामना भी करते हैं। यह सब मिलकर यहाँ की राजनीति को एक अनूठा और गतिशील चरित्र प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने वे सभी कारक पढ़े जिन्होंने दक्षिण एशिया में राजनीतिक व्यवस्था एवं दलीय व्यवस्था के निर्माण में सहायता की है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।